हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी IQ टैब। नो आज की इस वीडियो से वी आर अगेन गोइंग टू कंटिन्यू विद द सीरीज जिसके अंदर विल बी कवरिंग द न्यूज़पेपर डिस्कशंस ऑफ द हिंदू एंड इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। नो हम यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे। एज वी आर सेइंग, जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन है प्रीलिम्स का, उसके अंदर काफ़ी सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। सो विल ट्राई टू कवर दोज फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ऑल्सो। अलॉन्ग विद दैट मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्डर पॉइंट्स होंगे जिसको आप अपने मेंस के अंदर आंसर राइटिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, उन चीज़ों को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। सो इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन विल हैव बोथ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एनालिसिस एज वेल एज सब्जेक्टिव टाइप ऑफ एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव जहाँ प्रीलिम्स के लिए और फैक्चुअल चीज़ें जो हैं वो मेंस के लिए भी काम करती हैं, वहीं पर जो सब्जेक्टिव चीज़ें हैं वो डायरेक्टली मेंस के लिए आपका हेल्प करेंगी। अलॉन्ग विद दैट कुछ चीज़ें यहाँ पर एनालिटिकल होंगी दैट विल बी हेल्पफुल इन द मेंस आंसर राइटिंग प्रोसेस। So starting with the Hindu analysis of 10th of July, let's start with the first news. The first news is about how जो Indian Prime Minister है Mr. Modi, he has recently gone to Russia. वो recently रशिया गए हैं for a bilateral visit. So इंडिया और रशिया के बीच का एक bilateral visit है जो कि भी हो रहा है, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। वहाँ पर उनका एक प्राइम फोकस ये था कि जितने भी इंडियंस जो कि रशिया की तरफ से रशियन आर्मी के अंदर फाइट कर रहे हैं इन रशिया यूक्रेन वॉर, उन सबको वापस लेकर आना था। सो अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, इसके बारे में देखो बातचीत हुई है। जो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से इस चीज़ के बारे में बात की है एंड इट हैज़ बीन रीअश्योर्ड कि जितने भी इंडियंस हैं जो कि रशियन आर्मी के अंदर अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको वापस भेज दिया जाएगा। नाउ यहाँ पर बोला गया है कि इट विल बी अनकंडीशनल। इसका मतलब है भले ही वो पर्टिकुलर लोग रशियन आर्मी के अंदर सर्व करना चाहते हो या फिर ना करना चाहते हो, दे विल बी कॉल्ड बैक। सो उनको वापस आना ही होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा देखा गया था कि बहुत सारे इंडियंस ऐसे थे जिनको गलत तरीके से फॉल्स प्रॉमिसेस पे ल्योर कर लिया गया था। मतलब उनको कुछ न कुछ लालच देकर रशियन आर्मी के अंदर इंक्लूड कर लिया गया था और उसके बाद उनको फ्रंट लाइन पे भेज दिया गया था फाइट करने के लिए। नाउ दैट वाज अ अनमॉरल थिंग दैट वाज डन बाय रशिया। तो उस चीज़ को यहाँ पर रेप्लिकेट करते हुए, मतलब सॉल्व करते हुए वापस उनको इंडियंस लाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर एक फॉर्डर पॉइंट है, यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं दैट इंडियंस ट्रैवलिंग टू कॉन्फ्लिक्ट जोन्स इन रशिया एंड इजराइल दे वर बीइंग यूज्ड एज कैनन फॉडर्स। कैनन फॉडर्स का मतलब होता है मरने के लिए आगे भेज दिया गया था। सो बहुत सारे इंडियंस जो थे, जो टूरिस्ट वीज़ा वगैरह लेके जो आगे गए थे रशिया में, इजराइल में, उनको कैनन फॉडर्स बना करके आगे भेज दिया गया था। इसके अलावा 5 ऐसे इंडियंस हैं जो कि रशिया यूक्रेन वॉर में इंडियंस जो हैं वो मारे गए हैं। तो रशिया ने ये बोला है कि उनको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा उनकी फैमिली को, प्लस साथ ही साथ रशियन सिटीजनशिप भी दी जाएगी। मतलब अगर वो फैमिली चाहती हैं तो वो इंडिया छोड़कर रशिया पे जा सकती है। इसके लिए भी उनको हेल्प किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आंसर राइटिंग के अंदर आपको हेल्प मिलेगी। इफ़ यू रिमेंबर, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का नाम राइट नाउ सर्जी लैवरोव है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, सर्जी लैवरोव। ये आपको हेल्प करेगा आंसर राइटिंग के अंदर अपने आंसर को और बेटर बनाने में। इसके अलावा इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल देयर वाज आल्सो मेंशन ऑफ शेंजन कंट्रीज। सो शेंजन कंट्रीज क्या होता है, देखो बस इतना ध्यान रखो। 27 यूरोपियन कंट्रीज का एक ग्रुप है जिन्होंने आपस में बोला है कि हम एक दूसरी कंट्रीज में जाने के लिए पासपोर्ट कंट्रोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब पासपोर्ट हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जितने भी 27 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने आपस में मिलकर डिक्लेरेशन किया है, उनमें से अगर किसी मेंबर को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना हो तो उनको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी, वीज़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। नाउ ध्यान रखिएगा, ऑल्दो शेंजन तो ये बोलता है कि इनको पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी, बट जो इंडिविजुअल कंट्रीज़ हैं जो इन 27 कंट्रीज़ के अंदर है, वो चाहे तो ऐसा कोई अपना शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना सकती है कि इतने कुछ दिनों के लिए हमें वीज़ा की रिक्वायरमेंट होगी। आई होप आप समझ रहे हैं कि ओवरऑल 27 कंट्रीज़ जो हैं यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं, इन्होंने आपस में बोला है कि हम पासपोर्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी अगर एक दूसरी कंट्री के अंदर विजिट करना है। बट इसके बावजूद इंडिविजुअल कंट्री के पास ये पावर है कि वो चाहे तो कुछ टाइम के लिए वीज़ा को फिर से वापस ऑन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ऑफ किया हुआ है। तो ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ को आप प्रॉपर्ली समझ गए। मूविंग ऑन टू द लेटेस्ट न्यूज़, जो कि जम्मू कश्मीर में हम जैसा जानते हैं एक मिलिटेंसी अटैक हुआ है रिसेंटली। तो इसको यहाँ पर न्यूज़ की तरह भी और एडिटोरियल की तरह भी दोनों तरीके से ही कवर किया गया है द हिंदू के अंदर। तो हम दोनों ही चीज़ों को यहाँ पर एक सिंगल न्यूज़ के अंदर कवर कर लेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी अटैक हुआ है 2 मेन जगहों पर। वन इज़ कठुआ एंड सेकंड इज़ डोडा डिस्ट्रिक्ट। ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, यहीं पर ये हुआ है। तो बी वेरी वेरी फ्रैंक, ये देखो अगर आप ध्यान से इस मैप को देखो, दिस इज़ अ मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है एंड दिस इज़ लद्दाख। सो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर अगर देखो कठुआ इज़ हियर एंड डोडा इज़ हियर। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर के पास में यहाँ पर मिलिटेंसी अटैक हुआ है। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट। अपार्ट फ्रॉम ऑल्सो रिमेंबर्स दैट कठुआ के जस्ट ऊपर उधमपुर है, उधमपुर के जस्ट नीचे सांबा है एंड उधमपुर से यहाँ पर अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो रियासी नाम का प्लेस मिलता है। सो देखो यहाँ पर राजौरी, रियासी, जम्मू, उधमपुर, सांबा एंड कठुआ, जो आप ये प्लेसेस देख रहे हो ना, दीज आर
फ्रीक्वेंटली न्यूज़, लगातार न्यूज़ में रहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ मार्टियरडम, मतलब जो शहीद हो जाते हैं हमारे जवान, ज़्यादातर केसेस में देखा गया है इसी पर्टिकुलर एरिया में अटैक्स होते हैं, बिकॉज ये यहाँ पर पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली यहाँ पर बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, सो आई होप आप यहाँ पर पहली चीज़ तो मैप के थ्रू समझ गए। लेट्स अंडरस्टैंड द न्यूज़ ये है कि 5 इंडियन सोल्जर्स हैव बीन किल्ड इन बदनौता विलेज। बदनौता विलेज कहाँ पर है? डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। नाउ जो अटैक था इट कोइंसाइडेड ऑन द सेम डे जिस दिन जो हिजबुल मुजाहिदीन का एक टेररिस्ट था बुरहान वानी, उसको मार दिया गया था बाई इंडियन जो आर्म फोर्सेस है। उसी दिन पर टेररिस्ट ने वापस अटैक किया है इंडियन आर्मी के ऊपर, बिकॉज ऑफ विच वी लॉस्ट आवर 5 सोल्जर्स। नाउ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 2003 में इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था, ऑपरेशन सर्प विनाश। इस ऑपरेशन सर्प विनाश में ये किया गया था कि जितने भी हाइडआउट्स होते हैं, मतलब जहाँ पर जो टेररिस्ट वगैरह छुप के बैठते हैं, उन सारे हाइडआउट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था 2003 में। तो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के बाद ना ये वाला जो एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा पीसफुल हो गया था। लेकिन अभी देखा गया है पिछले कुछ दिनों से फिर से एक बार यहाँ पर प्रॉब्लम्स बढ़नी स्टार्ट हो गई हैं। अलॉन्ग विद दैट एक फॉर्डर पॉइंट मेंस का ये है, जब भी आप इंटरनल सिक्योरिटी का कोई भी आंसर लिखेंगे तो आप वहाँ पर ये कोड कर सकते हैं कि भले जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जो पाकिस्तान के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, वहाँ पर भले ही सीज़ फायर है। सीज़ फायर का मतलब क्या है? वहाँ पर कोई भी गोलाबारी नहीं हो रही है, मतलब वहाँ से हम काफ़ी सेफ़ है। लेकिन जो इंटरनल टेरर इंसिडेंट्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई भी फॉर्मल वॉर नहीं हो रहा है, बट इनफॉर्मली टेररिस्ट अटैक्स बहुत सारे हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के अंदर, बिकॉज ऑफ विच सिविलियन कैजुअलिटीज़ बहुत बढ़ रही हैं, आर्म फोर्सेस जो कैजुअलिटीज़ वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो इस चीज़ को आप इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा ध्यान रखिएगा एक रीज़न ये भी है कि 2020 में आप जानते हैं इंडिया और चाइना के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, जिसके कारण बहुत सारा जो हमारे ट्रुप्स हैं, मतलब बहुत सारे आर्मी के लोग ऐसे थे जिनको LOC से, यानी कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से शिफ्ट कर दिया गया था LAC में। देखो ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, ये है LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में। जब 2020 में इंडिया और चाइना के बीच में गलवान वैली के ऊपर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, उसके कारण LOC से ट्रुप्स को रीपोजिशन कर दिया गया था LAC में, यानी कि चाइना के बॉर्डर में भेज दिया गया था। बिकॉज ऑफ विच क्या हुआ, LOC पे जो हमारे इंडियन फोर्सेस हैं उनकी जो नंबर है वो वहाँ पर रिड्यूस हो गए। नंबर रिड्यूस होने के कारण वहाँ पर इंटेलिजेंस गैप्स बढ़ गए, मतलब हमारे पास इनफ मैन पावर नहीं था वहाँ पर, जिसके कारण हम इन चीज़ों को रोक पाए। एंड बिकॉज ऑफ विच यहाँ पर हमने देखा फिर से एक बार टेररिस्ट अटैक्स जो है वो LOC पे यहाँ पर इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए। सो एक रीज़न ये भी है, रीडिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रुप्स टू LAC, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। इसके अलावा आप ध्यान रखना कि पाकिस्तान के ऊपर लगातार इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है कि वो टेररिज्म को सपोर्ट ना करे, बिकॉज ऑफ विच एक नया ट्रेंड ये देखा जा रहा है कि जो भी टेररिस्ट अटैक्स इंडिया में हो रहे हैं उनको कोई नया ही ग्रुप है जो कि क्लेम कर रहा है आजकल, मतलब कि वो पर्टिकुलर चीज़ वापस पाकिस्तान के साथ लिंक ना हो, इस चीज़ का पाकिस्तान ध्यान रख रहा है, बट द टेररिस्ट अटैक्स आर नॉट स्टॉपिंग। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। अपार्ट फ्रॉम दिस, जम्मू एंड कश्मीर का मैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। कठुआ, सांबा, उधमपुर, डोडा, जम्मू एंड रियासी, दीज आर 6 प्लेसेस जहाँ पर लगातार टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, एंड दिस इज वेयर वी नीड टू कंट्रोल। हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस है वहाँ यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कंट्रोल को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, देखो मेन रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान का डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करता है, बिकॉज ऑफ विच इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है, एंड बिकॉज ऑफ विच दीज जो एरियाज हैं दे आर एक्चुअली वर्स्ट सफरर्स इन केसेस ऑफ टेररिज्म। ऑलराइट, सो वी हैव कवर्ड 2 न्यूज़, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ हम बात करेंगे इंडिया और रशिया के रिलेशंस की। जैसा मैंने आपको फर्स्ट न्यूज़ के अंदर बताया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो रिसेंटली ही इज़ ऑन अ बायलैटरल विजिट टू रशिया। नाउ इस पर्टिकुलर चीज़ के कारण कुछ चीज़ें यहाँ पर न्यूज़ में आती हैं। पहली चीज़ तो समझिएगा, 2030 तक, राइट नाउ वी आर इन 2024, अगले 6 साल के अंदर हमें अपना जो ट्रेड है, ओवरऑल बायलैटरल ट्रेड जो है उसको 100 बिलियन तक लेके जाना है, ऐसी बातचीत की गई है इंडिया और रशिया के बीच में। सो इंडिया एंड रशिया विल ट्राई टू इंक्रीज इट्स बायलैटरल ट्रेड टू $100 बिलियन। तो ये डायरेक्टली आपके मीन्स के फॉर्डर पॉइंट के अंदर जाएगा। अगर आप करंट ट्रेड स्टेटस की बात करें तो राइट नाउ दोनों $65 बिलियन के आसपास में है, और दोनों को ही इंक्रीज़ करने की बात है। देखो रिसेंटली ध्यान रखिएगा, हम जानते हैं कि इंडिया जो है मिडल ईस्ट से अब ऑयल को बहुत कम परचेज करता है, रादर वो रशिया से परचेज करता है बिकॉज ऑफ प्राइस। सो रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसके कारण ऑयल प्राइसेस जो है रशिया जो है आसानी से, मतलब कम दाम पर इंडिया को प्रोवाइड कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ विच जो बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और रशिया के बीच में वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। तो देखते हैं क्या क्या की एरियाज ऑफ कॉपरेशन है, कहाँ पर इंडिया रशिया साथ में मिलकर कोऑपरेट करते हैं। 3 मेन रीजंस हैं, वन इज एनर्जी का फील्ड, सेकंड इज इंफ्रा डेवलपमेंट, एंड थर्ड इज एग्रीकल्चर का फील्ड। इन तीनों एरियाज में इंडिया एंड रशिया की जो पकड़ है, जो कोऑपरेशन का पकड़ है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नाउ इसके अलावा एक बात ये भी की जा रही है दैट इंडिया एंड रशिया जो है वो लगातार अपने खुद के नेशनल करेंसीज के अंदर ट्रेड किया करेगी, मतलब कि हम डॉलर्स में ट्रेड ना करके सिंपली इंडियन रुपीज़ में ट्रेड करेंगे एंड रशियन करेंसी में ट्रेड करेंगे। इससे क्या होगा, एम ये होगा कि अगर कभी भी कल को जाकर वेस्टर्न सैंक्शंस लग भी जाते हैं रशिया के ऊपर या फिर इंडिया के ऊपर कल को, तो उस चीज़ को सर्कम नेविगेट कर सकता है इंडिया और रशिया आपस में एक दूसरे की करेंसी में ट्रेड करके। ठीक है,
इसके अलावा रशिया का जो फार ईस्ट रीजन है, जहाँ पर बहुत सारे, देखो अगर आप देखो ये रशिया है तो दिस इज़ द फार ईस्ट रीजन, जहाँ पर माना जा रहा है बहुत सारे मिनरल्स हैं। बट दिक्कत क्या है, ये पूरे की ये एरिया जो है पूरे टाइम आइस में रहता है, मतलब बिकॉज ऑफ कोल्ड कंडीशंस ऑब्वियसली। तो इसके कारण ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है। तो इसको एक्सेसिबल बनाने में इंडिया और रशिया साथ में मिलकर काम करेगा, और इस एरिया को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए यहाँ पर इंडिया रशिया को साथ में आना होगा। कुछ कनेक्टिविटी एंड ट्रेड की चीज़ें हैं जो कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है, इसको आप डायरेक्टली अपने आंसर्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। नाउ व्हेनेवर द क्वेश्चन कम्स कि इंडिया और रशिया को क्या करना होगा कनेक्टिविटी और ट्रेड को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए, तो 3 मेन पॉइंट्स हैं। पहला है नॉन टैरिफ बैरियर्स को एलिमिनेट करने की जरूरत है। जस्ट रिमेंबर, देखो टैरिफ बैरियर तो चलो होते ही हैं, यहाँ पर टैक्सेस वगैरह लगते हैं, पर जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको यहाँ पर हटाने की जरूरत है। सेकंड, दोनों ही कंट्री को अपने खुद के नेशनल करेंसीज के बीच में बायलैटरल सेटलमेंट सिस्टम बनाने की कोशिश करनी है, जैसा हम अभी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वेस्टर्न करेंसीज है उसके ऊपर डिपेंडेंस ना करके हम आपस में नेशनल करेंसीज के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड है, कुछ नए कनेक्टिविटी रूट्स बनाने की जरूरत है। जैसे कि हम जानते हैं ऑलरेडी चेन्नई और व्लादिवोस्टॉक जो है, इन दोनों के बीच में एक मैरीटाइम जो ट्रेड रूट है वो ऑलरेडी मतलब प्रपोज्ड स्टेटस में है, मतलब इसको प्रपोज किया गया है बट अभी तक ये बना नहीं है, तो इसको बेटर करने की ज़रूरत है। देन एक नॉर्दर्न सी रूट है, इसको भी बनाने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये भी अभी प्रपोजल के स्टेजेस में है, इसको भी बेटर करके हमें आगे लेके जाने की ज़रूरत है। ठीक है, सो आई होप आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से इंडिया रशिया को अपने रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या करना होगा। इसके अलावा इंडिया रशिया ने कुछ MOUs यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर साइन किया है, पोलर रिसर्च के ऊपर, लीगल आर्बिट्रेशन के ऊपर और फार्मास्यूटिकल सर्टिफिकेशन के ऊपर। नाउ मेंस के अंदर आप डायरेक्टली इन चीज़ों को, इन कीवर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका आंसर जो है बाकियों से और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। इसके अलावा रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है, दैट इज ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। और देखो ये चीज़ यहाँ पर प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है। इसके अलावा मेंस के अंदर आप इस चीज़ को कोट कर सकते हो, जब भी इंडिया रशिया के रिलेशनशिप की बात की जाए तो आप लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के अंदर इसको कोट कर सकते हो दैट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को रशिया का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है। नाउ टेररिज्म के ऊपर देखते हैं दोनों के अंदर क्या स्टांसेस है। इंडिया रशिया दोनों ने जीरो टॉलरेंस की बात की है टेररिज्म के अंदर, और साथ ही साथ ये भी बोला है कि जो टेररिज्म ऑल फॉर्म्स में है, किसी भी फॉर्म में हो, भले ही वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, यानी कि एक कंट्री जब दूसरे कंट्री में जाकर के बॉर्डर क्रॉस करके टेररिज्म करती है, या फिर फाइनेंशियल नेटवर्क के थ्रू हो। जैसे हम जानते हैं कि टेररिज्म आप डायरेक्टली खुद भी ना करो, बट अगर आप पैसे भी दे रहे हो तो स्टिल यू आर इंक्रीजिंग द टेररिज्म वाला चीज़। तो फाइनेंशियल जो नेटवर्क है टेररिज्म के लिए, उसको भी ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ कंट्रीज है जो सेफ हेवंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान सेफ हेवंस देती है जो टेररिस्ट है उनको, इसको भी ब्रेक करने की जरूरत है। सो बेसिकली इंडिया रशिया दोनों ने बोला कि जीरो टॉलरेंस तो है ही, बट ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म को रोकने की जरूरत है, क्रॉस बॉर्डर हो या फिर फाइनेंशियल फील्ड में हो या फिर सेफ हेवंस देने की बात हो, हर चीज़ में टेररिज्म को रोकना जरूरी है। सो आई होप इंडिया और रशिया का जो मेन प्रॉब्लम्स थे उसको हमने डिस्कस कर लिया है। मूविंग अहेड, साइंस एंड टेक का एक इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल आया हुआ है जहाँ पर बात की गई है किस तरीके से मिनरल्स जो हैं उनके नैनो पार्टिकल्स निकाले जा सकते हैं वाटर के थ्रू। देखो जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये बोला है कि मान लो कोई भी मिनरल्स है, मिनरल्स को अगर ब्रेक करना है तो ब्रेक करने के लिए हमारे पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमें करना क्या है, हमें बेसिकली ये करना है कि वाटर को इस्तेमाल करना है। सो वाटर ड्रॉपलेट्स, लेकिन दिक्कत ये है कि वाटर ड्रॉपलेट्स को जब हम नॉर्मल स्टांस में यूज़ करते हैं तो वाटर जो होता है वो बहुत भारी होता है, और पानी इतना भारी होता है कि वो मिनरल्स को पूरी तरीके से ब्रेक नहीं हो पाता। देखो बिकॉज वो भारी तो होता है बट डेंस नहीं होता, ध्यान रखना। बिकॉज देखो अगर आप वाटर को रखोगे तो आप जैसा भी आप उसको जिस भी शेप के कंटेनर में रखते हो वो वाटर उसी का शेप ले लेता है। सो बेसिकली वाटर भारी तो होता है बट वो डेंस नहीं होता, और डेंस नहीं होने के कारण बेसिकली मिनरल्स को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है। तो रिसेंटली IIT मद्रास ने ये किया है कि उन्होंने ये शो किया है किस तरीके से वाटर ड्रॉपलेट्स को अगर हम ब्रेक करें, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स को ब्रेक करके उसके 1000 साइट्स पे जाए, मतलब कि हम वाटर के नैनो पार्टिकल्स ले रहे हैं बेसिकली। सो वाटर के नैनो ड्रॉपलेट्स को इस्तेमाल करके अगर हम किसी भी मिनरल्स पे मारते हैं तो वो पर्टिकुलर वाटर के जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं, देखो ध्यान रखना, वाटर का नॉर्मल ड्रॉपलेट नहीं बट वाटर का 1/1000, मतलब इतना छोटा जो पार्टिकल है वाटर का, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू एक वाटर की बूंद। आई होप आप समझ पा रहे हो। वाटर की अगर आप वाटर को डिवाइड कर दोगे और 1/1000 इसके साइज में ले जाओगे वाटर को, तो ये पर्टिकुलर वाटर ड्रॉपलेट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू एक बल्क ऑफ वाटर। ये बल्क ऑफ वाटर वो काम नहीं कर सकता जो काम 1/1000 जो वाटर है, वाटर ड्रॉपलेट है, वो कर सकता है। सो जो छोटा वाटर है यानी कि नैनो वाटर पार्टिकल्स जो है वो बेसिकली मिनरल्स को ब्रेक करने में भी काम आ सकते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसको हम यहाँ पर ईजी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के थ्रू। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडिटोरियल जो कि रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में आया है। सो बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि यूक्रेन ने रिसेंटली एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है पोलैंड के साथ में, जहां पर यह बोला गया है कि सारे के सारे नेटो मेंबर्स जो हैं उनको इस चीज़ की अलाउ दी गई है, मतलब इस चीज़ को करने के लिए अलाउ किया गया है कि कोई भी
कंट्री मतलब नेटो के जितने भी मेंबर्स हैं, अगर वो ये देखते हैं कि रशिया अगर यूक्रेन पे अटैक कर रहा है, एरियल अटैक कर रहा है, तो जितने भी नेटो मेंबर्स हैं उनमें से कोई भी जो है वो आगे जाकर के उस पर्टिकुलर मिसाइल को हवा में ही ब्लास्ट कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली यूक्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए पोलैंड ने पूरे नेटो की तरफ से एक पैक्ट साइन किया है, बस ये ध्यान रखने की बात है। इसके अलावा मेंस में आप एक चीज़ यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, बिकॉज देयर आर हाई चांसेस कि रशिया यूक्रेन के ऊपर एक क्वेश्चन आने वाला है, तो आप मेंशन कर सकते हैं कि यूक्रेन ने भले ही फ्रंट लाइन तो जरूर सिक्योर कर लिया है, मतलब रशिया जो है पूरी तरीके से यूक्रेन को ब्रेक नहीं कर पाया है, बट इसके बावजूद रशियन ट्रुप्स जो घुस गई है यूक्रेन के टेरिटरी के अंदर, उन रशियन ट्रुप्स को बाहर निकालने में यूक्रेन को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, प्लस नेटो साथ में मिलकर भी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहा है यूक्रेन की। सो रशिया भी राइट नाउ इज एन एडवांटेजेस। ठीक है, ऑलराइट, मूविंग अहेड। नेक्स्ट एक और एडिटोरियल आया हुआ है कि किस तरीके से इंडिया को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। देखो ध्यान रखना, सक्सेस इन मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी क्रूशियल। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आप जानते हैं 3 सेक्टर होता है, मेन होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, देन होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, देन होता है सर्विसेज सेक्टर। सो इंडिया ने एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है, सर्विसेज सेक्टर में किया है, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा उतना स्ट्रॉन्ग अभी नहीं है। सो बस ध्यान रखिएगा, आर्टिकल इसी चीज़ के ऊपर है किस तरीके से हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और बेटर करने की जरूरत है। अब देखो जो ऑथर है वो ये बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें इंप्रूव करना ही होगा, बिकॉज जब तक हम इंप्रूव नहीं करेंगे तब तक हमारी जो डोमेस्टिक नीड्स हैं, हमारा एम्प्लॉयमेंट है, नेशनल सिक्योरिटी है, इन चीज़ों को भी हम स्ट्रेंथन नहीं कर पाएंगे। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंप्रूव करने से हमारा मेन एम क्या है? एम ये है कि हमें एक लो स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट करना है, मतलब जहाँ पर ऐसे लोग जिनके पास स्किल कम है, मतलब जो हाईली स्किल्ड नहीं है, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल सके और साथ ही साथ अर्बनाइजेशन हो सके। मतलब जो हम रूरलाइजेशन देख रहे हैं, मतलब काफ़ी एरिया जो है वो गाँव टाइप बन गए हैं, विलेजेस टाइप बन गए हैं, उनको इंप्रूव करिए, अर्बन एरियाज़ की तरफ इंप्रूव करना है। ऑथर ये बोलते हैं कि 2014 के अंदर जो गवर्नमेंट यानी कि जो बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट जो है अभी राइट नाउ जो पावर में है, उन्होंने ये बोला था कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको 15% से इंक्रीज़ करके 25% कर देंगे। इसका मतलब क्या है, 2014 के अंदर हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अराउंड 15% के आसपास था, उसको इंप्रूव करके 25% करने की बात की गई थी 2025 तक। और उसके लिए जीएसटी रिफॉर्म्स किए गए हैं, डीमोनेटाइजेशन किया गया, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें की गई। लेकिन हम देख रहे हैं कि 2022 का जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया उसके तहत हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इट इज स्टिल एट 13%, मतलब इंक्रीज़ नहीं हुआ, उल्टा 2% डिक्रीज़ हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज वन ऑफ द फेलियर्स ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो भी हम पिछले कुछ सालों में कर रहे हैं। भले हमने जीएसटी वगैरह की है, डीमोनेटाइजेशन वगैरह की है, बट उसका ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आया, उल्टा एक नेगेटिव इंपैक्ट आया। ऑथर ये भी बोलते हैं कि जो बाकी आसपास की कंट्रीज़ हैं जैसे कि वियतनाम, बांग्लादेश, मलेशिया, इन सब का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज़ हाई एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस। एग्रीकल्चर यानी कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसके ऊपर हमारा डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, और ओवरऑल जिस एग्रीकल्चर के ऊपर हमारा डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है ना, उसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, उसमें प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, जिसके कारण हमारा ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इंप्रूव नहीं हो पा रहा। ठीक है, सो ये 2 मेन प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर हम बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा एक सजेशन भी दिया गया है कि वी नीड टू इंगेज बियॉन्ड मेजर अर्बन सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। इसका बेसिक मतलब ये है कि जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु ये जो सर्किट है ना, ये तो लगातार ही इंप्रूव हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है इस पर्टिकुलर सेक्टर्स में। लेकिन इसके अलावा जो बाकी एरियाज़ हैं उन एरियाज़ को भी हमें डेवलप करने की ज़रूरत है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिर्फ कुछ एरियाज़ के अंदर कंसंट्रेटेड नहीं रह सकती। वी नीड टू इंप्रूव इट बियॉन्ड दीज रीजन्स ऑल्सो, राइट। इसके अलावा एक चीज़ यही बोला गया है कि हमें सिर्फ अपने नेशनल सप्लाई चेन के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है, रादर हमें ग्लोबल सप्लाई चेन को बेटर करना होगा। बिकॉज जब ग्लोबल सप्लाई चेन बेटर होगा, जब पूरे वर्ल्ड से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में आनी स्टार्ट होंगी, तभी जाकर इंडिया में ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो इंप्रूव होगा। सो आई होप आप समझ गए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में ऑथर ने क्या क्या चीज़ें बोली हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर एडिटोरियल जहाँ पर बात की जाती है ICET के बारे में। ICET का मतलब है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। नाउ ICET जो है इंडिया और यूएस के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था, जिसमें ये बोला गया था कि किस तरीके से दोनों ही कंट्रीज आपस में एक दूसरे को क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज शेयर करेंगी। मतलब इंडिया यूएस को देगा और यूएस इंडिया को देगा बेसिकली क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। लेकिन बहुत सारी बातचीत तो हुई है, लेकिन इसमें ना बहुत सारे चैलेंजेस वगैरह हैं। उन्हीं चैलेंजेस या फिर लिमिटेशंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज़ देखो, यूएस के बहुत सारे डिफेंस कंपनी जो हैं वो अपना टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि उनके पास उसका IPR है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। तो क्यों कोई पर्टिकुलर कंपनी जिसने एक टेक्नोलॉजी खुद बनाई है वो किसी दूसरी कंट्री को टेक्नोलॉजी दे देगा? तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पर फेस कर रहे हैं कि इंडिया को टेक्नोलॉजीज मिल नहीं रही है बिकॉज यूएस की कंपनीज शेयर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास IPR है। तो अगर वो शेयर कर देंगे तो ऑब्वियसली इंडिया उसको खुद से बनाना स्टार्ट हो जाएगा, फिर उनका खरीदेगा कौन, राइट? ये मेन चीज़ है। और सेकंड है कमर्शियल इंटरेस्ट। ऑब्वियसली अगर वो लोग सिर्फ उन्हें ही पता है कि कोई टेक्नोलॉजी कैसे बनाते हैं तो वो लोग आराम से उसको बेच सकते हैं, बट अगर किसी दूसरे कंट्री को मालूम चल जाएगा तो ऑब्वियसली सेकंड कंट्री भी तो उसको खरीदना स्टार्ट कर देगी ना, सेकंड कंट्री भी उसको बिल्ड करना, मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देगी एंड देन उसको बेचना स्टार्ट कर देगी, जिससे कि वो जो कंपनीज है यूएस डिफेंस कंपनीज उनका घाटा हो जाएगा। सो ये मेन रीज़न है जिसके कारण इंडिया के पास अभी भी वो क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ नहीं रही है।
इसके अलावा हमने देखा है कि 2012 में भी इंडिया और यूएस ने एक DTII साइन किया था, मतलब डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, DTTI ये साइन किया था, लेकिन ये भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा थे। दो कंट्रीज आपस में मिलकर ना उसको पूरी तरीके से कंसेप्चुलाइज नहीं कर पाई, मतलब प्रपोज तो कर दिया बट कंसेप्चुलाइज नहीं हुआ, उसके कारण ये चीज़ पूरी तरीके से फेल हो गया। नाउ करंट जो ICET है उसका मेन फोकस कहाँ पर है? तो मेन फोकस उसका इस चीज़ पे है किस तरीके से हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम फोकस कर रहे हैं जनरल इलेक्ट्रिक GE, जिसका नेम है F414 INSC। ये एक टाइप का इंजन है। ये इंजन ऐसा है जो कि अलग अलग टाइप की जो बेसिकली रोड व्हीकल्स हैं उसमें इस्तेमाल हो सकता है, मिलिट्री रोड व्हीकल्स में इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा MQ-9 आर्म ड्रोन्स वगैरह हैं, ये सब भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। सो द पॉइंट इज़ कि अभी हम चाहते हैं कि इन चीज़ों का जो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है, मतलब कैसे बनती है ये सब चीज़ें, ये सब USA में प्रोवाइड करें। बट द पॉइंट इज़ USA ने अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है बिकॉज ऑफ द अबव रीजंस जो हमने बात की। नाउ देखो, ध्यान रखना, ओवरऑल टेक्नोलॉजीज जो ट्रांसफ़र है वो तो हो जा रही है, लेकिन जो उसका नो हाउ है, मतलब वो चीज़ बनानी कैसे है। फॉर एग्जांपल देखो, ध्यान रखो कि लेट्स से कि इंडिया और यूएस के बीच में कोई पर्टिकुलर पैक्ट साइन होता है, लेट्स से कि किसी एयरक्राफ्ट के लिए, तो एयरक्राफ्ट तो वो USA इंडिया को दे देता है, बट वो एयरक्राफ्ट बनाना कैसे है ना, वो नहीं दे रहा है, तो जिसके कारण ये मेन प्रॉब्लम है। बट अगर आप ICET की बात करो तो ICET में वही चीज़ है कि सिर्फ आपको एयरक्राफ्ट नहीं देना है, साथ में एयरक्राफ्ट बनता कैसे है वो चीज़ भी देनी है, और साथ में कुछ लोग देने हैं जो कि उस चीज़ को बना करके इंडिया में हेल्प करेंगे उसको बनाने में। सो दिस इज़ व्हाट ICET इज़ ऑल अबाउट, एंड इसी कारण ये चीज़ कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड है, कहीं ना कहीं फेल होता जा रहा है। ठीक है, नो देखो, जैसे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें तो आ गई है, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, बट उसको किस चीज़, कौन सा मेटल यहाँ पर इस्तेमाल करना है वो मेटलर्जी नहीं आई है। F414 इंजन जो है वहाँ पर उसमें कौन सा मेटल इस्तेमाल होगा हमें वो नहीं पता है। सो ये सब कुछ मतलब टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण अभी तक ये पर्टिकुलर ICET जो है पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। नाउ इंडिया की स्ट्रेटजी की बात करें तो इंडिया जो है जुगाड़ स्ट्रेटजी इस्तेमाल करता है, जहाँ पर वो कोई भी फॉरेन सिस्टम को लेता है, उसके बाद उसको इंडियन लोकल कंडीशन में किस तरीके से इस्तेमाल करना है उस चीज़ के काबिल बनाता है। सो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ उठा करके उसको एज इट इज़ यूज़ करना इस्तेमाल कर देते हैं, नहीं, उसको हम इंडियन एनवायरनमेंट में एप्लीकेबल बनाते हैं, उसके बाद जाकर उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर यह है कि हमने एक हेलीकॉप्टर लिया था USA से, लेकिन उसके बाद वो जो हेलीकॉप्टर था ना वो बेसिकली हाई एल्टीट्यूड में काम नहीं कर सकता था, बट इंडिया ने उसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह किए और उसको हमने कुछ ऐसा बनाया कि वो हाई एल्टीट्यूड में भी काम कर रहा है। जबकि USA की जो कंपनी जिसने उस हेलीकॉप्टर को बनाया था वो तो डायरेक्टली कह रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है कि इस हेलीकॉप्टर को हम हाई एल्टीट्यूड पे उड़ा सकें, बट स्टिल इंडिया वॉज सक्सेसफुल उस चीज़ को कंडीशनलाइज करने में, उसको इंडियन सर्कमस्टांसेस के हिसाब से चेंज कर दिया। नाउ ICET की बात करें तो ICET एक ब्रॉडर स्ट्रेटजी का पार्ट है जिसके तहत इंडिया अपने रिलायंस जो है वो रशिया के ऊपर या फिर किसी दूसरे कंट्री के ऊपर उसको रिड्यूस करना चाहता है, सो दैट इंडिया अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स खुद बनाए, दूसरे के ऊपर कभी भी डिपेंडेंट ना रहे, निर्भर ना रहे। इसके अलावा इंडिया का देखो, जब भी आप ऐसी आंसर्स लिखते हो वहाँ पर एंडिंग जो करना है, आपको कंक्लूड करना है, वहाँ पर आपको ये मेंशन करना है कि हाउ जो ICET है वो इंडिया के लिए हेल्पफुल है, कैसे इंडिया को वो हेल्प करता है बैलेंस करने में अपने खुद के स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को और खुद के टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस को, मतलब कहाँ पर हमारे खुद के इंटरेस्ट है, इंडिया का रिलायंस कहाँ पर है, और सेकंड चीज़ हम किस तरीके से टेक्नोलॉजिकली किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है फिर डिपेंडेंट नहीं है, ये सब चीज़ें बेटर करने में इंडिया को हेल्प करेगा ICET। ठीक है, एक और एडिटोरियल यहाँ पर आता है ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल का, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज इन ड्राफ्ट स्टेज, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर अभी कोई ज़्यादा हमें इसके प्रोविजंस वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, बट ये डिजिटल कंपटीशन बिल क्या है, प्लस इसके अंदर एक वर्ड आया हुआ है एक्स पोस्ट एंड एक्स एंटे, उसको हम देख लेते हैं। तो बस ध्यान रखिएगा, एक बॉडी बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड अफेयर्स के द्वारा जिसका नाम है कमिटी ऑन डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ। इस पर्टिकुलर कमिटी ने क्या किया है, उन्होंने बोला है कि कंपटीशन के मार्केट में देखो, जहाँ पे डिजिटल मार्केट आता है जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, राइट, ये सब गूगल वगैरह हो गए, इस डिजिटल मार्केट के अंदर जो कंपटीशन है उस कंपटीशन में हमें एक एक्स एंटे लॉ चाहिए और एक एक्स पोस्ट लॉ चाहिए, मतलब हमें एक्स एंटे लॉ और एक्स पोस्ट लॉ अलग अलग चाहिए, बस ये बोला गया है। तो क्या है एक्स एंटे और एक्स पोस्ट, वो देख लेते हैं। देखो, एक्स पोस्ट का मतलब ये होता है कि जब भी कोई जैसे देखो जैसे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया नाम की एक बॉडी है जो कि क्या करती है, वो देखती है कि कोई एंटी कॉम्पिटिटिव काम तो नहीं हो रहा, बट प्रॉब्लम इज जो CCI है, नहीं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो देखती कब है, जब कोई एंटी कॉम्पिटिटिव काम हो चुका होता है तब उसके बाद देखती है, राइट, मतलब जब प्रॉब्लम हो गई है उसके बाद जाकर आप उसकी बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज एक्स पोस्ट फ्रेमवर्क, मतलब प्रॉब्लम होने के बाद आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। सेकंड इज एक्स एंटे फ्रेमवर्क। एक्स एंटे का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रपोज्ड फ्रेमवर्क है, अभी देखो इंडिया में ऐसा है नहीं, इंडिया में ऐसा बनाने की कोशिश की जा रही है जहाँ पर प्रपोज किया जाएगा कि कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस होने से पहले ही उसको हम रोक सकें।
तो अगर हम पहले ही रोक सके तो उसको हम बोलेंगे एक्स एंटी फ्रेमवर्क, बट अगर हम प्रॉब्लम होने के बाद उसको रोकने की कोशिश करेंगे उसको बोलेंगे एक्स पोस्ट फ्रेमवर्क। ठीक है, सो अभी ये ड्राफ्ट स्टेजेस में अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, बट ये दो टर्म्स इंपॉर्टेंट थे यहाँ पर, ये दो टर्म्स आई होप आप समझ गए। एक्स पोस्ट हमारे पास ऑलरेडी है सीसीआई के फॉर्मेट में, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, बस एक्स एंटी हमारे पास नहीं है, इसको बनाने की कोशिश हम अभी करने वाले हैं। अगेन एक और एडिटोरियल यहाँ पर आया हुआ है, वो एडिटोरियल ये बोलता है कि हाउ मटर्नल हेल्थ केयर है ट्राइबल पॉपुलेशन में वो किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो माँ होती है, जो मदर होती है, उनका हेल्थ केयर किस तरीके से इंपैक्ट हो रहा है ट्राइबल पॉपुलेशन के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर बात की गई। सो आर्टिकल ये बोलता है कि यूनाइटेड नेशन ने 2023 में एक रिपोर्ट निकाला था जिसके अंदर ये बोला गया कि इंडिया के अंदर जो मटर्नल मोर्टेलिटी रेट है, मतलब जो मदर्स का जो डेथ रेट है बर्थ देते टाइम, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। और ये बोला गया कि इंडिया को अपने मटर्नल हेल्थ केयर सिस्टम को बेटर करने की जरूरत है, तभी जाकर हम अपने एसडीजी को अचीव कर पाएंगे, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर पाएंगे। नाउ बस ये मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से था, इसलिए मैंने से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं। देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मेजर फैक्टर थे जिसके कारण मैटरनल हेल्थ केयर काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया है, क्यों मदर्स की डेथ हो जा रही है। तो पहला रीज़न है जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स वगैरह बहुत सारे हैं, मतलब देखो प्रॉपर रोड्स नहीं है, प्रॉपर गाड़ियाँ नहीं है, फिर सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ है, लोगों के पास सोशल कंडीशंस नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशंस नहीं है, पैसे वगैरह नहीं है। सेकंड अफोर्डेबिलिटी नहीं है, मतलब लोगों के पास पैसे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तीसरा पॉइंट उसका लिमिटेड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब हमारे पास प्रॉपर गाड़ियाँ नहीं है कि हम विलेज लेवल से उसको सिटी लेवल तक लेके जा सकें, हॉस्पिटल्स में लेके जा सकें। ठीक है, नेक्स्ट सोशल नॉर्म्स बहुत सारे हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस है जो कि जो वुमेन्स हैं उनको रोकती हैं कुछ काम करने से। तो ये सब मेन रीजंस है जिसके कारण मैटरनल हेल्थ केयर काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है। ना कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। रिकमेंडेशन पहला क्या है, पहला बोला गया है जियो स्पेशल मैपिंग करो। मतलब क्या है, देखो जो हमारा जीआईएस है यानी कि जियो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, मतलब जो हम सैटेलाइट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसको आइडेंटिफाई करके, उसको यूज़ करके आइडेंटिफाई करो कि किस स्टेट में कहाँ कहाँ पर हेल्थ केयर एक्सेस गैप्स हैं, उसके बाद जाकर वहाँ पर इंटरवीन करना स्टार्ट करो। सेकंड बोला है ट्रांसपोर्टेशन को बेटर करो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करो। थर्ड बोला गया है जो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स है, मतलब जो गवर्नमेंट रन करती है उसको और बेटर करने की कोशिश करो। नेक्स्ट बोला है जितने भी पॉलिसीज वगैरह बन रही है पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन बेटर करो। और नेक्स्ट फाइनली बोल रहा है कम्युनिटी को एंगेजमेंट करना है। कम्युनिटी एंगेजमेंट का मतलब है जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ वगैरह हैं उनको वहाँ पर कल्चरल और सोशल बैरियर्स को पार करते हुए उनको सिटी लेवल तक लेकर आना है ताकि उनको बेटर हेल्थ केयर चीज़ें मिल सकें। ठीक है, सो दिस वॉज टोटली फ्रॉम मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए। मूविंग है, एक न्यूज़ यहाँ पर आया है CEME-1 सोलर प्लांट। CEME-1 सोलर प्लांट जो है ये बेसिकली चाइल एक देश है, वहाँ पर एक एंटोफेगेस्टा नाम का एक रीजन है, वहीं पर ये चीज़ पाई जाता है। तो ये प्रीलिम्स के अंदर डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग के अंदर पूछा जा सकता है। इसके अलावा देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज मारिया एलेना। नाउ जैसा आप जानते हैं पिछले कुछ सालों से यूपीएससी प्रीलिम्स में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है जहाँ पर वो किसी रीजन का नाम देता है और उसका कौन सी कंट्री में है वो पूछता है। तो ध्यान रखिएगा मारिया एलेना नाम का जो प्लेस है वो चाइल के अंदर प्रेजेंट है। और ध्यान रखिएगा CEME-1 सोलर प्लांट जो है वो चाइल का सबसे लार्जेस्ट सोलर प्लांट होने वाला है जो कि एटाकामा डेजर्ट में होगा। एटाकामा डेजर्ट भी चाइल के अंदर ही प्रेजेंट है। नाउ ध्यान रखिएगा एटाकामा डेजर्ट को वर्ल्ड का सबसे ड्राइस्ट डेजर्ट माना जाता है बिकॉज वो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा पड़ता है, मतलब जितना डेजर्ट है ना उसका मैक्सिमम रीजन इक्वेटर पे है एंड बिकॉज ऑफ विच यहाँ पर गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी पर्टिकुलर गर्मी का इस्तेमाल करके यहाँ पर सोलर प्लांट बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ ये एक बेसिकली इनिशिएटिव है कि चाइल्ड को ग्रीन बनाना है, मतलब जितनी भी एनर्जी वगैरह है प्रोड्यूस होती है उसको ग्रीन एनर्जी की तरफ लेके जाना है, उसके लिए भी सोलर प्लांट का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा देयर इज इकोनॉमिक क्राइसिस इन साउथ सुडान। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। साउथ सुडान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। उसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि रिसेंटली एक ऑयल की पाइपलाइन थी वो फट गई है वहाँ पर, जिसके कारण बहुत सारा ऑयल यहाँ पर आसपास में गिर जा रहा है लेकिन वो प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं हो पा रहा है। और ध्यान रखिएगा साउथ सुडान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर ऑयल एक्सपोर्ट ही उनका मेन मतलब वो है GDP का मेन सोर्स है, मतलब वो लोग बेसिकली ऑयल को ही एक्सपोर्ट करके पैसा कमाते हैं। अब बिकॉज यहाँ पर ऑयल पाइपलाइन फट गया है उसके कारण यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, यहाँ पर करेंसी की डीवैल्यू हो रही है काफ़ी ज़्यादा, राइट। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। तो यूपीएससी यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिसेंटली कौन सी कंट्री के अंदर ऑयल को लेकर के इन्फ्लेशन कॉज होना स्टार्ट हो गया है। तो आंसर विल बी साउथ सुडान। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट 10th जुलाई, यानी कि आज का जो न्यूज़पेपर डिस्कशन था उसमें हमने सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में कवर की है फ्रॉम प्रीलिम्स प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस, मैं उनको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।